होंगे स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करें नाइन्थ क्लास न्यू बुक 2025। ये आल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। तो स्टूडेंट हमारा तरीकाकार कुछ ऐसा होगा कि हमने सारे सवाल लिखे होंगे और उसमें आपको हम ब्रीफ के साथ बताते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे सवाल लिखे होंगे। पहले हिस्ट्री के बारे में बताया गया, वही थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं आपको भी। तो रियल नंबर ये जो चैप्टर है पहला इसके बारे है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न, यानी कि पुरानी तहजीब से लेकर, एंशिएंट कहते हैं कदीम, सिविलाइजेशन कहते हैं तहजीब, यानी कि पुरानी तहजीब से लेकर अभी मॉडर्न जदीद दौर तक। तो इनमें जिन्होंने रिसर्च की, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं चंद एक, उनके बारे अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है सुमेरियंस। जो इनका टाइम फ्रेज था स्टूडेंट वो 4500 से लेकर 1900 तक था, और ये लिखा हुआ है बिफोर क्रिश्चियन इरा, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले। तो इन्होंने जो चीज़ ईजाद की थी, जिस चीज़ के ऊपर इन्होंने गिनती के ऊपर वर्क किया था, वो था बेस 60 के ऊपर, यानी कि जो इन्होंने जिस के ऊपर ईजाद की थी, जो इन चीज़ को इनको मिली थी, वो क्या थी, बेस 60। और जो हमारी अभी मॉडर्न है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, वो बेस 10 के ऊपर करती है। उसके बाद जो दूसरे है वो इजिप्टियंस। अब इनका जो टाइम फ्रेज था वो 2000 से लेकर 3000 तक था। तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर वर्क किया, क्या चीज़ इनको मिली, तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर वर्क किया, वो है डेसिमल सिस्टम 10, यानी कि 10 डिजिट वाले सिस्टम। तो उनके ऊपर इन्होंने क्या क्या वर्क किया। फिर आते हैं तीसरे रोमन्स। अब इनका जो दौर था वो 500 बीसी से लेकर 500 क्रिश्चियन एरा तक था। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में है। तो ये इन्होंने ये जो किधर इस्तेमाल होती है, ये जरा कि यूज्ड इन यूरोपियन, यानी कि यूरोपियन ममालिकों में जो इन्होंने चीज़ ईजाद की थी वो उधर इस्तेमाल होती थी। उसके बाद आता है इंडियंस। इंडियन का जो एरा था स्टूडेंट वो 500 से लेकर 1200 क्रिश्चियन एरा तक था। और इन्होंने जो अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस वो ये की थी कि इन्होंने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस कराया था। स्टूडेंट इससे पहले किसी ने भी ज़ीरो को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ जो ईजाद की वो ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद आते हैं अरेबिक्स, यानी कि मुसलमान। इनका जो दौर था वो 800 से लेकर 1500 क्रिश्चियन एरा तक था। तो जो इन्होंने क्या चीज़ उस वक्त ईजाद की थी, इन्होंने जो पीछे हम बता चुके हैं कि हमारी जो मॉडर्न है ना गिनती, वो 0 से लेकर 10 तक बेस करती है। ये वही चीज़ है, 0 से लेकर इन्होंने 9 तक इंट्रोड्यूस करवाई थी गिनती, जो अभी भी चल रही है। और इसमें कुछ मुसलमानों के नाम भी आते हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। तो इनमें जो मशहूर नाम है वो मूसा अल ख़वारिज़मी है, जो अभी स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं। जो हमारी मतलब गिनती बेस करी है वो भी इसी तरह 0 से लेकर 9 तक ही है। तो इसके बाद जो है ना, अभी हम बताते हैं कि मॉडर्न एरा से लेकर, यानी कि 1700 से लेकर प्रेजेंट तक। तो इसमें आ जाता है कि मॉडर्न चीज़ें, मतलब इनमें जो चीज़ें हमने मैथ के ऊपर इंट्रोड्यूस की वो किधर किधर काम होती है। ये होता है बाइनरी, यानी कि इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल होती है। और ये हेक्सागोनल, ये भी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती है और ये बेस करती है 16 के ऊपर। उसके बाद स्टूडेंट ये तो हमारी थी कुछ हिस्ट्री, जो हमने आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा मोटा से बता दिया। इनमें बस आप लोगों ने इंसिक्यूज़ के लिए भी आ सकते हैं, उसमें चंद एक चीज़ें याद करनी है। जैसे हमने पीछे बताया कि बेस करती है 16 के ऊपर, इस तरह हमने बताया कि यूज इन यूरोपियन, ये वाली चीज़ें आपने याद करनी है। अभी आते हैं कि हमारे चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई उनमें उनके बारे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ चीज़ें हैं जिनका पढ़ना ज़रूरी है। स्टूडेंट इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाएगा। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर। ये आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो उसके बारे आप, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ताकि कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। इसमें बताया गया अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
कोई भी नंबर जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या हो कि q डज नॉट इज इक्वल टू 0, q जो ना वो 0 के बराबर ना हो। कोई भी है वैल्यू, मिसाल रियल नंबर, रेशनल नंबर 2/3 इसको हम बटे में लिख सकते हैं। ये तो इस चीज़ के बारे में बताइए, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। उसके बाद स्टूडेंट कर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, मतलब 0 से ले 1 से लेकर आगे जितने भी होते हैं ये सारे ही नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होता है होल नंबर। बस नेचुरल नंबर होल नंबर ये फ़र्क है कि होल नंबर के अंदर 0 आता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। उसके बाद 0 से लेकर जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, होल नंबर है। उसके बाद इंटीगर इसमें कौन से होते हैं, इसमें प्लस वाले भी आते हैं और इसमें माइनस वाले भी आते हैं, यानी -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह 0 प्लस, मतलब माइनस वाले भी आते हैं सारे, -5 या +5 प्लस वाले भी आते हैं, दोनों ही आते हैं, -5 वाले भी आते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी, कुछ भी, और प्लस वाले भी, दोनों इसमें आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो होते हैं ना, ये जो P और Q ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से, यानी कि ये जो रेशनल नंबर है इनका ताल्लुक भी इंटीजर नंबर से होता है। उसके बाद हम इनके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। स्टूडेंट पहली जो है वो है टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर हमारे पास कोई एग्जांपल दी हुई है 1/4, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है जिसको हम कह सकते हैं 8/25, इसका आंसर आएगा 0.32। ये देखें स्टूडेंट, ये इसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आगे कंटिन्यू जा रही हो, मतलब इसका आंसर ना आ रहा हो। ये देखें ये भी ख़त्म हो गई, मतलब पॉइंट के बाद किसी न किसी डिजिट के ऊपर ये ख़त्म हो रही है। ये नहीं कि जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ख़त्म हो जाए उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको रिकरिंग भी कहते हैं टर्मिनेटिंग को। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट ये क्या होता है, इसकी जो एग्जांपल है 1/3। अब इसमें देखें 0.3.3333, ये बस चलता जाता है, रुकता नहीं है, बस 3.3333। इसके ऊपर देखो हमने बार लगा दिया, यही शो कर रहा है कि 0.3333 जा रहा है, रुक नहीं रहा, बस मतलब डिवाइड पूरा नहीं हो रहा। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है 1/6, इसका भी ऐसे 0.16666, ये हमने लगा दिया कि ये जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। जो रुके नहीं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह ये एग्जांपल भी है, मतलब ये भी ऐसे जा रहा है। तो और दूसरा ये आपको बता दें कि ये जो दोनों होते हैं ना, ये रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों ही क्या होते हैं? ये बिलोंग टू रेशनल नंबर ही करते हैं। बस इनमें फ़र्क ये है कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब किसी ना किसी इनसे के ऊपर डिवाइड हो गए ख़त्म हो जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये ख़त्म नहीं होता, बस जा रहा होता है। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, 22/7, ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है, और पाई याद रखना है कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जी स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q और उसके ऊपर डैश, और जो रेशनल नंबर होता है उसको हम खाली Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है? नो पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, इनके इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल 0.539461, देखें इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा 0.55394, यानी कि 2 डिजिट नहीं आ रहे, बस एक आ गया उसके बाद दूसरा फिर कोई भी नहीं आ रहा, यानी कि इसमें कोई रिपीटिशन, नो पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, कोई रिपीटिशन नहीं है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है 0.256781, इसमें भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि मुख्तलिफ डिजिट हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? दे आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसके बाद इनकी एग्जांपल होती है, ये जो पाई है हमारे पास, ऊपर भी आपको पता है कि इरेशनल नंबर है। उसके बाद जो ई है ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। और √2 ये भी इरेशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी डिजिट जो पूरा डिवाइड ना हो रहा हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 3, ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इसके पूरे फैक्टर नहीं बन रहे, पूरे फैक्टर ना बन रहे, वो हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब हमारे एग्जांपल मिसाल आती है 4।
अब 4 को देखो हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इस तरह 25 पूरा इसका फैक्टर बन रहा है 5, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ 5 का अंडर रूट, ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो इसलिए जो डिवाइड ना हो रहा हो, मिसाल के तौर पे पूरा उसके ऊपर फैक्टर ना बन रहे हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। जो पूरा फैक्टर बन रहे हो जिनके पूरे वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। जी स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे भी इस तरह एग्जाम्पल है 25 ये मैंने आपको अभी भी बता दी हैं, ये आप देख सकते हैं इधर से। उसके बाद आता है तीसरे नंबर के ऊपर रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर के बारे में आपको एक कंसेप्ट दे दूँ कि कोई भी डिजिट हो, मिसाल 5 है, 4 है, 5 है, 100 है, ये सारे के सारे रियल नंबर होंगे। अगर लेट्स सपोज मैं लगा देता हूँ 100 के साथ आयोटा, तो ये जब भी आयोटा आ गया तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। आयोटा जिधर भी आ गया वो रियल नंबर नहीं होगा। बाकी सारे के सारे रियल नंबर होंगे। 1000 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर है। जब भी आयोटा आ गया वो रियल नंबर नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है सेकंड ईयर तक। सेकंड ईयर से आ गया हमेशा के लिए बस ये याद रखनी है, रियल नंबर वो होंगे जो मिसाल जिनके साथ आयोटा ना हो। अगर आयोटा आ गया तो वो क्या होगा, वो रियल नंबर नहीं होगा। इसमें सारे रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू यूनियन, क्यू का क्या है, डैश, यानी कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए, इरेशनल नंबर को, और ये रेशनल नंबर को। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर की। जी स्टूडेंट इनको देखते हैं। सबसे पहले एडिटिव, यानी कि ये क्या, प्लस वाले। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू किसके देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से, एडिशन क्लास। अब देखें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास वैल्यू है ए और बी है, जिनकी जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है रियल नंबर के ऊपर। अब एडिटिव आ गया, इनके प्लस लगाना, ए प्लस बी करेंगे तो वो बिलोंग टू रियल नंबर करेंगे। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, और इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये कहता है कि ये बिलोंग टू रियल नंबर के ऊपर करती है। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, आंसर 5 आया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आ जाए आयोटा तो वो रियल नंबर नहीं होगा, अगर आयोटा ना आए तो वो रियल नंबर होगा। अब देखो 5 के साथ कोई आयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है। वो ये चीज़ बता रहा है कि कोई भी दो वैल्यू में बिलोंग टू क्या करती है, रियल नंबर के ऊपर। इनके साथ आयोटा नहीं है 5 के साथ, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आसान है, चीज़ें मुश्किल नहीं है। तो ये एडिशन के लिहाज से तो इसमें दरमियान में हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो कोई दो वैल्यू है एडिटिव कम्यूटेटिव में हमेशा दो वैल्यू होती है, ए प्लस बी, इस तरह बी प्लस ए। एसोसिएटिव में कितने होते हैं, 3। अब इसमें देखो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में सब 5 है, +2 और 2 + 5, आंसर हुई सेम आया। देखो इधर हमने अगर 5 पहले लगा दिया और इधर बाद में लगा दिया, कोई भी फर्क नहीं आया, आंसर हमारे पास क्या आया, वही सेम आया। इधर भी 7, इधर भी 7। इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं, एडिशन, एडिशन के लिहाज से। उसके बाद आगे है एसोसिएटिव। जी स्टूडेंट एसोसिएटिव में देखो उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव में दो वैल्यू होती है, ए की और बी की। अब देखो इसमें हमारे पास सी की भी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें जो ए है देखो इधर पहले हमने इन दोनों को साथ ब्रैकेट लगा दी और इधर नहीं है, तो जब दूसरे में गए तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दी और इधर नहीं है, तो इनकी वैल्यू लिख दी। मिसाल ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और इस तरह बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। इन दोनों का हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 8 और ये फिर 2 आ गया, इनको जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10। अब देखें इस तरह फिर इधर इन दोनों को पहले हल किया, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी ब्रैकेट आ जाए छोटी सबसे पहले उनको हल करना पड़ता है। तो इन दोनों को हल किया, आंसर 5 आया। बी की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो 5, 5 और 10, देखो आंसर वही दोनों की साइड पे सेम आ गया। अच्छा जी स्टूडेंट, अभी आता है आइडेंटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs भी है तो इसको समझना भी ज़रूरी है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से क्या होता है, कोई भी हमें वैल्यू दी हुई है, मिसाल 1 है तो उसका आंसर 1 आ जाए,
कैसे, अगर उसके साथ हम प्लस करेंगे ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव यानी कि प्लस वाली, जब भी एडिटिव आइडेंटिटी आएगी उसमें क्या होगा, ज़ीरो प्लस होगा, आंसर वही 1 आएगा। इधर उन्होंने ए को कहा है कि ए प्लस ज़ीरो करेंगे, आंसर क्या आएगा, वही ए ही आएगा। अब जो ज़ीरो है हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी है। देखो 1 को प्लस किया तो आंसर 1 आया, इस तरह 5 प्लस 0 करेंगे तो आंसर वही 5 ही आएगा, वही सेम ही आंसर आएगा। तो हमारे पास ज़ीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आते हैं वो आता है इन्वर्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए की वैल्यू है, ए है और मिसाल पॉजिटिव के अंदर होती है, दूसरा उसके इन्वर्स लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब ये दोनों कट जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास आंसर किस चीज़ के बराबर है, 0। अब जो कोई भी वैल्यू है उसको हम किसके बराबर लेंगे, इन्वर्स के अंदर। मिसाल वो 5 है, पॉजिटिव के अंदर है, तो जब नेगेटिव 5 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक अगर पॉजिटिव के अंदर है तो दूसरा नेगेटिव के अंदर लेंगे, इनको उसका इन्वर्स लेंगे। अब देखो ये मिसाल के तौर पे मैंने इधर ए लिखा, ए प्लस, और दूसरा क्या है, ए नेगेटिव के अंदर, इज इक्वल टू 0। ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, आंसर क्या आ गया, 0। तो ये आप उम्मीद है आपको इन्वर्स के बारे में भी पता होगा, आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। अभी हम पढ़ते हैं नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेटिव, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो एडिशन के लिहाज से पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो इसमें भी वही सारी वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, उधर प्लस था तो इधर मल्टीप्लिकेशन आ गया। अभी देखते हैं कि ए प्लस बी कहता है कि बिलोंग टू रियल नंबर के बारे में। कोई भी दो नंबर हूँ, मिसाल के तौर पे 2 और मल्टीप्लाइड बाय 5, उधर प्लस था इधर हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो इसको जब मल्टीप्लाइड किया तो आंसर 10 आया। अब देखो ये जो 10 है ये रियल नंबर के बारे है, अब बिलोंग करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब भी आयोटा आ जाए तो रियल नंबर नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर होंगे। अभी 10 है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो हमारे पास ये रियल नंबर है, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। उसके बाद आता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव पीछे हमने पढ़े एडिशन के लिहाज से, अभी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अभी कोई दो वैल्यू है, मिसाल 5 है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव के अंदर दो वैल्यू होंगी, उनको हम मल्टीप्लाइड करेंगे, या इसको पहले रखें या इसको पहले रखें, कोई भी आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर वही सेम आएगा। उसके बाद आता है एसोसिएटिव। मिसाल के तौर ए है, एक इसमें 3 वैल्यू दी है, ए है, उसके बाद बी है, फिर सी है, फिर बी, ए बी फिर सी। इन दोनों के साथ पहले क्या है, जो हम कहते हैं छोटी ब्रैकेट, वही छोटी ब्रैकेट लगी हुई है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है मल्टीप्लाइड में, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। इधर भी हमारे पास ए की वैल्यू वही है 2 है, फिर बी की वैल्यू 5 है, फिर सी की वैल्यू 3 है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे क्या आंसर आएगा 30। फिर इधर कर लेते हैं, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे आंसर आएगा 10, मल्टीप्लाइड 3 करेंगे आंसर वही 30, वही सेम आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको ईजिली समझ आ रही होगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट अभी करते हैं आइडेंटिटी। पहले हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ा था, यानी कि प्लस के लिहाज से, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से पढ़ रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि एडिशन के अंदर हमारे पास क्या होता था, ए था, उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम 0 करते थे। 0 हमारे पास क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन इधर 0 नहीं है, इधर मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 है। 1 इज क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई वैल्यू है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे आंसर वही आएगा। उधर हम प्लस करते थे, मिसाल 4 है तो उसको प्लस का आंसर वही 4, आंसर इधर भी वही आएगा, लेकिन उसमें हम प्लस करते थे 0 को और इधर हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1 को। इस तरह दूसरी एग्जांपल है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 आ गया। उधर हमारे पास 0 जो था वो एडिटिव आइडेंटिटी था और इधर 1 जो है ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट आगे जाते हैं, आगे वही चीज़ है कि इन्वर्स के बारे में हमने बताना है। कोई वैल्यू दी हुई है, मिसाल के तौर पर 5 है, तो इन्वर्स दिया हुआ है, पीछे हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था। तो एडिटिव इन्वर्स मिसाल हमारे पास 5 प्लस का, तो इधर हम नेगेटिव का 5 लगा दिया, आंसर 0 आता था। इधर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, अगर 5 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/5 करेंगे, यानी कि उसको उलट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ये 5 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा।
तो इस तरह एग्जांपल दिए हुए 4 मल्टीपल इसका एडिटिव इन्वर्स क्या, जब इन्वर्स निकालेंगे 1/4। ये देखो 4 होता है, किसी भी चीज़ के नीचे 1 होता है, तो अब इसको उलट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। ये 5 वाली एग्जाम्पल भी वही आंसर 1 है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे तरीके से। जी स्टूडेंट, आगे 6 नंबर पर हमें कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। अब ये है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब ये जो a है इसको अंदर मल्टीप्लाइड किया, ये वही ए बी आ गया, प्लस वही प्लस लगा दिया और ए सी लगा दिया, यानी कि ए बी प्लस ए सी लगा दिया। ये जो स्टूडेंट हमसे पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, ये कौन सी है, राइट है या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये देखो ये हमारे पास किस इस साइड में, ये लेफ्ट के ऊपर है, तो इधर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किस चीज़ ओवर एडिशन के दरमियान में देखें एडिशन है, अगर होता सब्ट्रैक्शन तो हम सब्ट्रैक्शन वाले नीचे लिखते। तो इधर देखें, इधर है माइनस, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दरमियान में आ गया माइनस। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो स्टूडेंट उसके बाद है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू, वही आ गया कि ये जो c है अब इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा। अभी देखो ऊपर हम देखें तो इसके साथ a के साथ है, a इस साइड पे है। अब इधर देखें c जो है ना ये इस साइड पे, यानी कि ये राइट साइड के ऊपर है, उधर लेफ्ट साइड के ऊपर था, तो हम कह सकते हैं कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर दरमियान में क्या एडिशन है, तो हम कह सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये वही है, वही सी वाली है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है कि ये दरमियान में सी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर क्या है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव आ गया, इसी वजह से हम कह सकते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इस साइड पे है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी की बारे हैं। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्स। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, अगर हम आम जबान में बोलें तो रिफ्लेक्स कहते हैं अक्स को। कोई चीज़ है, मिसाल शीशे के अंदर हम अपने आप को देख रहे हैं तो वो क्या हमारे पास एक रिफ्लेक्स है, अपने अक्स को देख रहे हैं। इसका मतलब भी इस मैथ के साथ रिलेटेड करना वही है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 5 है तो उसका आंसर भी 5 आएगा। मिसाल के तौर पर आपकी शक्ल अगर आप शीशे के अंदर देखते हैं तो आपकी शक्ल नज़र आएगी ना, किसी और की तो नहीं आएगी। वही इसी में कहता है कि अगर 5 है 4 है तो आंसर वही 4 आएगा, यानी कि a इज इक्वल टू ए के बराबर आएगा। दूसरी है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू बी के इक्वल है तो हमारे पास जो b है वो भी क्या होगा a के इक्वल होगा। बस ये आपने याद रखने का, अगर a b के इक्वल है तो b जो है ना वो a के इक्वल होगा। तीसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि अगर a जो है ना b के इक्वल है तो जो b है वो c के इक्वल होगा। अब ये देखो कि a जो है ना वो b के इक्वल है और b c के इक्वल है, फिर जो ये जो a है वो भी c के इक्वल होगा, यानी कि सारों बराबर हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। a b के बराबर, b c के बराबर, a जो है ना वो c के बराबर। सिमेट्रिक के अंदर 2 वैल्यू थी, अब इसके अंदर 3 वैल्यू आ गई, एक चीज़ का इजाफा हो गया, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एडिटिव कहते हैं प्लस को, ऐड कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं जमा करने को, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी यानी कि प्लस वाले। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 वैल्यू थे, a इज इक्वल टू बी। अब a इज इक्वल टू बी दी हुई है, इसमें हमने क्या एडिटिव यानी कि प्लस किया, किस चीज़ को, c को, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो हमारे पास हम इसको अगर जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब 5 इज इक्वल टू 5, 5 के साथ क्या चीज़ प्लस करेंगे, 6। अगर इस साइड पे 6 किया तो इस साइड पे भी 6 करेंगे, वही आंसर 11 आएगा, इधर भी और इधर भी। मतलब किसी चीज़ को क्या किया हमने, ऐड किया, तो आंसर वही दोनों साइड पे सेम हो गया। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई जी स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव। पीछे हमने किस चीज़ की पढ़ी, एडिटिव की पढ़ी, अभी हम मल्टीप्लिकेटिव की पढ़ते हैं। अब मिसाल a इज इक्वल टू बी के बराबर है, उसमें हमने प्लस किया था, इधर मल्टीप्लाइड करेंगे कोई वैल्यू, a मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे c, इस तरह b मल्टीप्लाइड में क्या करेंगे c, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 है तो उसके साथ मल्टीप्लाइड क्या करेंगे 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि पीछे हमने प्लस किया तो इधर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आता है कैंसुलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन के लिहाज से हमने करना है।
तो मिसाल के तौर हमारे पास a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हम c को उस साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या आ गया a b प्लस सी, नेगेटिव सी आ जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव कर जाएगा, वही a इज इक्वल टू बी। यानी कि क्या हो जाएगा, हमने अगर इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, यानी कि ये क्या हमारे पास क्या होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद आता है कंसोलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के a इज इक्वल टू बी है तो इसके साथ a c है और b भी c है, इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, 1/c, c के साथ काट जाएगा इज इक्वल टू b आ जाएगा। ऐसे भी हम इधर से भी काट सकते हैं, तो ये हमने इधर इनको काट दिया, दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसलिए कह सकते हैं कंसोलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है कुछ और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, मतलब कौन सी छोटी है और कौन सी क्या बड़ी है। इसमें सबसे जो पहला आता है वो ट्राइकॉटमी। ट्राइकॉटमी के बारे में पढ़ते हैं। a b मिसाल की तरह कोई हमारे पास बिलोंग टू क्या है, रियल नंबर है, a इज इक्वल टू b, ये भी हम कह सकते हैं। या a जो है ना, ये जो साइन है इसका मतलब ये ग्रेटर, यानी कि ये बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b। इस तरह b जो है, या ये भी हो सकता है कि b ग्रेटर देन a इज इक्वल टू b भी हो सकता है, या a इज इक्वल टू b भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि a जो है ना वो बड़ा हो b से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि b जो है ना वो बड़ा हो a से। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्राइकॉटमी। तो उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर a जो है ना, a इज ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, अगर a जो है ना वो बड़ा है b से, ये चीज़ किस चीज़ को सेंड करता है, ये करता है एंड को, यानी कि और b जो है ना वो ग्रेटर देन होगा c से, इज इक्वल टू क्या होगा, a जो होगा ना वो ग्रेटर देन होगा c से, क्योंकि a जो है ना सबसे बड़ा है। a क्या है, a बड़ा है। मिसाल उधर a जो है ना वो b से बड़ा है, तो b है अगर वो c से बड़ा है तो a तो b c से तो बड़ा होगा ना, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। मिसाल इसकी उम्र 40 साल है और इसके अंदर 20 साल है, तो अब अगर 20 साल को 10 साल के साथ कंपेयर करेंगे तो सी तो छोटा है, ए तो बड़ा है ना, क्योंकि वो तो 20 साल का है। अब जब ये जो 40 साल का, ये तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा, वही चीज़ है कि ए जो है ना वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद आता है एडिटिव वही प्लस वाले। तो इसमें मिसाल के तौर पर अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो ये भी हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है ए के साथ अगर हम प्लस कर दें सी को, तो ये ग्रेटर देन होगा, बी के साथ भी प्लस कर दें सी को, वही होगा कि वो ग्रेटर देन होगा। या ये भी हो सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हमने क्या किया, एडिशन की किसी चीज़ को, ए प्लस बी को ऐड किया, तो ये जो है ना बड़ा है वही सेम ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा, और हमने सिर्फ ये क्या किया, ए प्लस सी को क्या किया, ऐड किया, इसके अंदर जमा किया। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव। ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से, इज इक्वल टू, अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाइड करना है, ए के साथ एक चीज़ का इजाफा किया, वो हमने क्या किया, सी को, और मल्टीप्लाइड किया। ये कहता है कि ए सी जो है ना वो ग्रेटर देन है बी सी से, लेकिन किस वक्त, अगर जो सी होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी कि ये 0 से बड़े होंगे, यानी कि पॉजिटिव होंगे, 1 2 3, नेगेटिव में नहीं होंगे। तो फिर ये क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये साइन जो होगा ना वो चेंज नहीं होगा, वही साइन रहेगा, सेम ही साइन रहेगा, बस सी का हमने इजाफा कर दिया तब भी वो साइन क्या होगा, सेम ही रहेगा। या इसमें देख लो कि अगर बी बड़ा है सी से, तो अगर हमने सी का इजाफा किया तो कोई साइन के अंदर चेंजिंग नहीं है, साइन वही सेम का सेम ही रहा है। इसमें भी ये है कि अगर हमारे पास सी जो है ना वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। उसके बाद आता है कि अगर बी जो है ना वो बड़ा है, ए जो है ना वो बड़ा है बी से, इज इक्वल टू, अगर हम क्या करते हैं, सी को इजाफा करते हैं, तो ये हमारे पास जो साइन होता है ना वो क्या हो जाता है, ये मतलब उलट हो जाता है। पहले इस साइड पे अगर ए बड़ा था तो ये साइड बड़ी होगी बी सी। ये किस वक्त, जब जो होगा ना सी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर होगी, -1 -2 -3। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एग्जांपल है -2 की है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 के। अब इसके साथ हम -2 को मल्टीप्लाइड करेंगे, इस साइड पे -2 को, ये -4 हो जाएगा, तो ये साइन बड़ा हो जाएगा ना, ये माइनस इस साइड उलट हो जाएगा, पहले इस साइड पे तो इस साइड। क्यों, क्योंकि जितना माइनस के अंदर छोटा होता है उतना ही क्या होता है, वो बड़ा होता है, तो इसलिए हमारे पास साइन क्या हो गया, वो चेंज हो गया है। तो इसमें भी वही एग्जांपल दी हुई है कि अगर ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से, अगर नेगेटिव के अंदर, तो ये साइन क्या हो गया, पहले इस साइड पे था तो इस साइड पे, यानी कि ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
जी स्टूडेंट, उसके बाद डिवीज़न की बारी आती है। तो डिवीज़न में भी ये है कि ए अगर ए लेस देन है बी से, तो इज इक्वल टू इस द डिवाइड कर देंगे सी को, तो हमारे पास जो साइन होगा वही रहेगा उसी साइड, मतलब पहले इस साइड पे ही था तो उसी साइड पे ही रहेगा। बी डिवाइड करेंगे, बी के नीचे डिवाइड करेंगे सी को। अगर क्या हो, ये हमारे पास सी की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव के अंदर हो, नेगेटिव के अंदर ना हो। अगर हो गए नेगेटिव के अंदर तो नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। पहले इस साइड पे था, अभी इस साइड पे हो गया। कब? जब सी जो हो गया ना वो नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल या आप 8 क्लास में भी पढ़ चुके होंगे रेसिप्रोकल। तो इसमें कहते हैं कि कोई दो वैल्यू है, मिसाल ए और बी, ये बिलोंग क्या करती है? रियल नंबर के ऊपर करती है। अब ये जो है ना बी, ये हमारे पास लेस देन है किससे? ए जो है ना लेस देन है बी से। जब इसका रेसिप्रोकल है उसका उलट, इस मिसाल के अंदर ए है तो ए का उलट 1/a हो जाएगा, क्योंकि ए के नीचे 1 होता है। जब इसका उलट करेंगे ये उस साइड पे जाएगा तो ये 1/a हो जाएगा। इस तरह बी है उसका भी उलट 1/b हो जाएगा। यानी कि इसका क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहले इस साइड पे साइन था तो अभी इस साइड पे हो जाएगा, यानी कि साइन इसका क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। अब इस तरह इधर भी है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये साइन होगा इस साइड पे हो जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अभी हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज। अभी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, मतलब चीज़ों के बारे जांच पड़ताल कर लिया है, तो हम इजीली सीख सकते हैं आसानी के साथ। क्योंकि अगर हम उसको स्किप कर दें पहले वाले को तो इधर डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एक्सरसाइज को हल करना। अभी हमारे लिए एक्सरसाइज इजी से इंशाल्लाह इजी हो जाएगी। अभी हमने सारे सवाल लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। जिस जगह पे आपको समझ ना आ रही हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लें, दोबारा सवाल देख लें ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह समझ आए, टेंशन नहीं लेनी। तो सवाल को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। जी स्टूडेंट, इसमें हमसे वो पूछ रहा है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो, यानी कि पहचान करो, बताओ किस चीज़ के बारे में। ये जो नीचे दी हुई है सवाल, क्या ये रेशनल हैं या इरेशनल नंबर है? तो हम सवालों की तरफ जाते हैं। पहले जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 2.353535 दी हुई है। देखो स्टूडेंट, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, वो हमसे पूछ रहा है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद ये भी 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, यानी कि ये रिपीटिशन हो रही है, वही चीज़ आ रही है 35, फिर उसके बाद फिर भी 35, फिर 35। जब भी किस जगह पे ऊपर रिपीटिशन आ जाए वही सेम वैल्यू आ रही हो, मिसाल 35 या 4 तो हम उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो हम इधर नीचे लिख देंगे। ये MCQs में भी आ सकता है कि क्या ये रेशनल नंबर है, इरेशनल है, या रियल नंबर है, या इंटीजर है, कुछ भी आ सकते हैं। तो आप इधर क्या करेंगे? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन हो रही है। आगे आप जो करते जाएंगे तो आपको इजीली आपको पता चलता जाएगा कि क्या इरेशनल क्या होता है या रेशनल क्या होता है। इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 0.6 और उसके ऊपर ये दिया हुआ है, ये कहते हैं कि बार, हमें बार दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि ऊपर जो बार दिया, इसका मतलब ये कि ये जा रहा है, इसी तरह जा रहा है, मतलब 0.66666 वही 6 आ रहा है, तो इन्होंने उसकी बजाय इधर बार लगा दिया। तो जब उसी तरह जा रहा है, मिसाल की तरह हमने पीछे की एग्जांपल पढ़ी, जब वही जा रहा हो, मिसाल सेम वही वैल्यू आ रही हो, 6 या 35, तो हम उसको फिर क्या कहते हैं? ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन हो रही है, वही वैल्यू आ रही है। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ आ गया होगा। ये स्टूडेंट, उसके बाद आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमें दिया है 2.236067 और उसके बाद ये क्या? ये जा रहा है, मतलब रुका नहीं है, आगे जा रहा है। तो ये क्या, इसमें देख सकते हैं आपके रिपीटिशन नहीं है, कोई वैल्यू आ रही है, मतलब कोई वैल्यू आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे तो ठीक है 6 आ रहा है, लेकिन ऐसे नहीं आ रहा 23 ऐसे वही सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे।
तो जब रिपीटिशन ना हो और इस तरह की वैल्यू दियो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फिर उसको कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद चौथे सवाल के ऊपर आते हैं। चौथे सवाल √7। ये देखें स्टूडेंट, मैंने आपको पीछे भी बता सका हूँ, अगर √3 आ गया, √5 आ गया, √7 आ जाएगा, इस तरह के ये सारे क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। ये क्या होंगे, इर्रेशनल। कैसे? क्योंकि इनका कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बन सकता। मिसाल अभी मैं करता हूँ 25 का √, यह परफेक्ट इसके क्या बनेगा, 5। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है √25। इस तरह √ अगर मैं 9 करता हूँ, इसका आंसर 3 आता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जिनके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, जो पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, वो हमारे पास होते हैं रेशनल। जिनका पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, √7 है, √3, 5, इस तरह के जो है ना, वो क्या होंगे, वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। लिहाजा इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद है पांचवा सवाल। इसमें कहते हैं कि ई हम पीछे भी आपको बता चुके हैं, पाई हो गया, ई हो गया, ये हमारे पास क्या होंगे, ये इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर ये आता है छठा सवाल। तो ये पाई वही मैंने आपको पहले बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ये जो पाई है ये हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्या, इर्रेशनल नंबर जी स्टूडेंट। उसके बाद आगे कुछ दिया हुआ है, वही सवाल दिया हुआ है हमारे पास। सातवां सवाल कहता है कि 5 + √11, वही बताओ कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर आंसर 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 है तो ये हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर। अभी देखो 5 + √11, 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर ना हो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम बगैर किस देखे कि क्या लिख देंगे, ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 11 का परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। ये हमारे पास 5 तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये जो दूसरा √11 है ये तो इरेशनल नंबर है, तो लिहाजा आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद आठवां सवाल है। आठवें सवाल में कहता है कि √3 + √13, इसमें तो दोनों इरेशनल नंबर है, क्योंकि इस ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब दोनों ही मसला हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाए तो हमारे पास बिला झिझक देखे कि हमारे पास ये दोनों क्या है, इरेशनल नंबर। आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारे पास आता है कि 9वां सवाल। ये पूछता है, इसके बारे में बताता है कि 15/4 ये रेशनल है, ये इरेशनल है। देखिए स्टूडेंट, ये तो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। ये इनका डिवाइड हो सकते हैं, पूरे डिवाइड हो सकते हैं, इनका पूरा एक परफेक्ट आंसर आता है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। और इस तरह एक और सवाल है 10वां। इसमें कहता है कि 2 नेगेटिव उसका √2 इसके साथ इक्वल टू, सॉरी, फिर कहता है कि 2 + √2। अब इसमें बताता है कि ये बताओ कि इरेशनल है या रेशनल है। देखो स्टूडेंट, ये एक नेगेटिव की वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव की वैल्यू है। ये हम पीछे भी फार्मूला पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। a-b, यह a-b की शक्ल में और ये a + b की शक्ल में। तो हमारे पास ये एक फार्मूला होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इधर ही एक फार्मूला लगा देंगे। तो a की पावर 2 लगा देंगे माइनस ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अब b की पावर क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 की पावर होल 2। अब स्टूडेंट देखो, ये जो √2 है और इसका होल पावर 2 है, अगर हम इधर देखें 2 √2, ये जो अंडर रूट होता है ना, ये 1/2 के बराबर होता है। अगर हम इसको खोलेंगे, ये 2 और इसकी पावर 1/2, अंडर रूट खुल गया, अब 2 आ गया, ये 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। वही हमने इधर क्या लगा दिया 2, ये आंसर इसका क्या आ गया, √2 का 2। इधर से देख लें कि √2 है, इसकी होल पावर क्या है 2। हमने आपको बता दिया ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 के बराबर होता है, 1/2 के, और ये मल्टीप्लाइड ऊपर वाला 2 है। जब इसको ये 1/2 इधर लगाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर ये वाला 2 बच जाएगा। ये हम लिख देंगे 4, ये 2 की पावर जब 2 लगाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, ये तो खाली है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। नेगेटिव हुई, नेगेटिव लगा देंगे और 2 आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे आता है। अब जब 4 - 2 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। ये 2 तो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। पहला सवाल हमारा हल हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ आया होगा।
आप इंजॉय कर रहे होंगे और इजीली मैथ सीख रहे होंगे। स्टूडेंट आप हमारे से जुड़ रहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको एक एक सवाल कराएंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कराएंगे। तो दूसरा सवाल हमसे पूछता है कि ये रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन के ऊपर। ये स्टूडेंट ये कुछ हमारे पास सवाल हैं, पहले दो थोड़े से मुश्किल हैं, उसके बाद बाकी सारे आसान हैं। तो पहले दो के बारे में बताता है √2, या हमें पता है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जब इसको आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो √2 को हमारे पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 1.414 आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, एक लाइन ड्रा कर लिया आपने, तो इसमें आंसर क्या है कि 1.4 यानी कि वन पॉइंट के बाद कुछ है। मिसाल के तौर पे अभी हमने क्या करना है, 1 के ऊपर क्या लिखना है, इधर एक होता है डी, जो ज्योमेट्री इधर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। आप इधर करेंगे 1 के ऊपर, क्योंकि इधर 1 पॉइंट है तो 1 के ऊपर आप एक डी रख देंगे। जब इधर डी रखेंगे तो आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, इधर एक 90 शो हो रहा है, 90 का आएगा, तो आप उधर क्या लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा शो कर देंगे, लाइन लगा देंगे। अब डी लगा दिया इधर, उसके बाद क्या करना है आपने, आपके पास होगा प्रकार, जिसको कंपास कहते हैं, उसको इतना सा खोल लेंगे, इतना सा खोल के इधर आप इधर टच करेंगे। चलो ये प्रकार है ना, इधर से रखा और इधर तक ऐसे थोड़ा सा टच किया, फिर इसको इधर 0 के ऊपर टच कर देंगे। ये जो है इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ये हमारे पास अगर आप देख लें तो एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल आपने ये फार्मूला हैपाटस का फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा होगा कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ये जो दो चीज़ें होती हैं, वैल्यू होती है, ये हमारे पास साइड 1 के बराबर। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और इस h का स्क्वायर तो √2 आ जाएगा। ये वही चीज़ आ रही है जो √2 है, देखो √ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, वही चीज़ आ रही है। अब देखो इतना कंपास खोला था ना आपने, तो इधर से कंपास को रख के ऐसे ही लाइन लगाएंगे, इधर नीचे ले आएंगे तो ऑलमोस्ट इधर तक ही आएगा। कंपास को ऐसे खोलेंगे ना, ऊपर से ऐसे ऐसे करके इधर नीचे लगानी है ना, क्योंकि इधर तो नहीं लगानी, इधर लगानी है, ये जो लाइन लगाई है। तो इधर किसी पॉइंट के ऊपर वो टच करेगा, जिस पॉइंट के ऊपर टच करे आपने उस साइड में उसको क्या करना है, मिला देना है। ये आपका सवाल हल हो जाएगा। फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। आपने ऐसे लाइन लगानी है, एक पॉजिटिव वाली, मतलब 0 है, फिर उसके बाद +1 +2 +3, फिर -1 -2 -3। सबसे पहले आपने इधर डी रखनी है, ऐसे डी रखेंगे, वो मिरर शेप की होती है, तो आपको समझ आ जाएगी कि 90 का एंगल, ऐसे 1 के ऊपर रखेंगे तो ऊपर 90 का एंगल शो होगा। तो आपने ऊपर किस जगह पे ऊपर थोड़ा सा निशान रख देना। तो उसके बाद कंपास खोलेंगे, ऊपर से टच कर देंगे। जब ऊपर से टच किया उसी को ही फिर इधर नीचे 0 के ऊपर टच कर, जितना कंपास ऊपर खोला उतना ही नीचे खोलेंगे। जब नीचे ऊपर जो जिस जगह पर टच किया इधर टच किया 0 को, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे, ये हमारे पास एक बन जाएगा ट्रायंगल। जितना ये कंपास खोला था तो इस तरह कंपास को ऐसे खोल के इधर ऊपर से करके थोड़ा सा इधर बरीक बरीक इधर थोड़ा सा क्या करना है, निशान लगा देना है, फिर इसको इसके साथ मिला देना है। बस इधर ये हमारे पास सवाल क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा सवाल आता है। दूसरा सवाल क्या है, √3। जब इसको डिवाइड करेंगे ये भी ऐसा आएगा 1.73, 1 पे क्या आ जाएगा, 73। ये स्टूडेंट अब इसको डिवाइड कर, इसमें वही आ गया 1, यानी कि आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है, 1 के ऊपर क्या रखना है, डी को रखना है। इधर आपने डी को रख दिया, इधर 90 का एंगल बन रहा, वही चीज़ करनी है, 90 का एंगल बना लिया, इधर टच कर दिया। जब 90 का एंगल बन गया तो इतना कंपास खोले, इतना इधर टच करेंगे, 0 के ऊपर ऑलमोस्ट आएगा, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। उसके बाद आपने जो काम करना है, पहले तो इधर तक सवाल था और उसके बाद इधर टच किया था आपने, सवाल आपका क्या हो गया, हल हो गया था। लेकिन अभी क्या करना है, अभी जितना ये वाला कंपास खोला है ना, इधर ही एक टच कर देंगे। ऐसा जितना ये वाला इधर से इधर तक कंपास है तो इधर किसी एक पॉइंट के ऊपर टच कर देगा। ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि इधर टच कर दिया है कंपास ने। जब इधर टच कर दे तो इसको इस साइड पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारे पास जो लाइन बनेगी इसको √ क्या कर देंगे, 3। ये को हमारे पास एक और चीज़ का भी इजाफा हो गया, एक साइड और आ गई, तो हम इधर कह सकते हैं 1 + 1 + 1 की हमारे पास 3, और इसका ये h का जो स्क्वायर है हमारे पास क्या हो जाएगा, या √3 आ जाएगा। यानी कि 3 की हमने वैल्यू निकाली, क्योंकि हमने 3 का √ की वैल्यू निकालनी थी ना। तो जितना अब क्या करना है, इतना कंपास खोल के इधर इतना कंपास खोल के इधर बने, जिधर बने ना उस जगह पर उसको कट कर देना है। इस जगह पर वो कट करेगा तो उधर से आपने क्या कर देनी है, लाइन ड्रा कर देनी है। बस ये आपका सवाल हल हो गया। फिर दोबारा करते हैं।
आपको ये वैल्यू दी हुई है, अपने कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड कर √3 किया तो आपके पास ये आंसर है। आपने आपके पास स्केल होगा तो आपने लाइन लगा देनी है। जब लाइन लगा देंगे तो 1 के ऊपर आप, क्योंकि इधर 1 आया ना, अगर इधर 2 होता तो आप 2 के ऊपर डी को रखते हैं, तो 1 को रखेंगे, डी को जिधर 90 का बन रहा होगा एंगल शो कर रहा होगा उधर आपने टच कर देना। उधर जितना टच कर दिया इतना कंपास खोल लिया। जब कंपास खोले उसी कंपास को इधर थोड़ा सा निशान टच करके इधर 0 के ऊपर भी टच कर देना। 0 के ऊपर है जिधर भी आज आपने टच कर देना, फिर उसको मिला देना। जब उसको मिला दिया फिर इधर कंपास रखेंगे इस जगह पे, फिर इधर भी मिला देंगे। जब इधर मिला देंगे तो इसके साथ ऐसे लाइन लगा देंगे, इधर भी सही हो गया। अब इतना ही खोल लेना है, ऊपर से फिर ऐसे करना है, ऐसे नीचे जिधर भी टच कर ले बस उस जगह पे अपने मिला देना। ये आपके पे सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये सवाल थोड़े से मुश्किल थे, अभी हम सवाल और करते हैं। ये वाले तीसरा सवाल, अब इसमें हमको क्या बताया गया है, ये तो इजी सवाल हैं। ये सवाल बताया गया है 4 1/3। इसमें देखो ये पॉजिटिव में है तो आप ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे 0 1 2। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। इस 3 का मतलब क्या है कि आपने 3 हिस्से करने हैं, पार्ट्स करने हैं। इस 4 का मतलब 4 से आगे। इस 1 का मतलब 1 के बाद पहले ही पॉइंट के ऊपर। जब आप सवाल समझेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैंने 0 लिखा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये देखो 4 है ना, कहते हैं कि 4 के क्या करूँ, मैंने नीचे लिख दिया हिस्से बनाओ। 4 के 3 हिस्से बना दिया। ये 1 बन गया, ये 2 बन गए और ये तीसरा 3 से बन गए। कहते हैं कि ये जो 5 वाला है इसके ऊपर इसको 1 वाला है इसके ऊपर जहन करो। पहले हिस्से के ऊपर आपने इधर लिख देना है 4। ये वाला सवाल 4 = 1/3। ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ, ये आसान सवाल है। दूसरा फिर करते हैं और समझ आ जाएगा। इसमें कहता है कि -2 = 1/7। अब इसमें क्या करना है, इसमें वही करना है कि नेगेटिव में जाना है। आपने नेगेटिव में इधर चले गए, नेगेटिव के अंदर। जब नेगेटिव के अंदर गए तो इसमें क्या कहते हैं कि कितने पार्ट बनाओ, 7 पार्ट बनाओ। मैंने इधर बना दिए, एक पार्ट बना दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर ये 7वां। 7 पार्ट बना लिए। उसके बाद क्या कहते हैं कि पहले वाले के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना। मैंने पहले के ऊपर इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ज़ाहिर कर दिया। यह आसान सवाल है, उम्मीद है समझ आ गई। क्योंकि वो कहता है कि देखो -2 के ऊपर बनाना, -2 वाले बनाए और 7 के ऊपर उन्होंने कहा 7 हिस्से बनाना। मैंने 7 हिस्से बना लिया और फिर कहते हैं पहले ही पॉइंट के ऊपर इसको ज़ाहिर करो। मैंने पहले पॉइंट के ऊपर इसको क्या कर दिया, ज़ाहिर कर दिया। समझ आ गया वो, उम्मीद है। और इस तरह करते हैं। और सवाल में कहता है कि 5 और 8 अपने किताब साथ में रख लेनी है, सवाल देखते जाना है कि सवाल क्या दिया हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लाइन बनानी है और 0 से लेकर कितने हिस्से बनाने हैं, 8 हिस्से बनाने हैं। देखो इस साइड पे पहले हमें सवाल में इधर -2 दिया होता था, -2 इधर कुछ भी नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया यानी कि 0 है। 0 के 8 हिस्से बना लिए मैंने और उसके बाद 5वें के ऊपर टच करना है, यानी कि 1 2 3 4 5। मैंने 5वें के ऊपर इसको क्या बना दिया, ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास हमारा सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर ये वाला सवाल है 2 = 3 और 4। फिर यानी कि 2 बनाना है, इस तरह स्केल लगा के लाइन शाइन लगा के 1 और 2 0 1 2 बट 2 के कितने हिस्से बनाने हैं, 4। मैंने 1 बना दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। किसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तीसरे के ऊपर। मैंने किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, 1 2 तीसरे के ऊपर इधर मैंने लाइन लगा दिया, ऐसे शो कर दिया। आपने भी ऐसे क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। उम्मीद है कि आपको ये वाले सवाल भी समझ आ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन है। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो पीछे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर, नहीं तब भी समझ आ रही है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। जी स्टूडेंट, अभी करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है हमें, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। इनको जाहिर करना है कि रिप्रेजेंट करो, एक्सप्रेस कहते हैं जाहिर करो कि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में, ऐसे पी और क्यू की फॉर्म में। तो विदाउट वेस्टेज योर टाइम स्टूडेंट, हम करते हैं कि हमें सवाल दिया हुआ है 0.4 और इसके ऊपर बार। हमने आपको पहले बताया कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर बार आ जाए इसका क्या मतलब है, ये जा रहा है। तो x = 0.4 और उसके ऊपर क्या है, बार है। तो आप x = 0.444 ऐसे ऐसे करते जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये जा रहा है। तो आप x = 0.444।
अभी हमने क्या करना है, जैसे हम पीछे आप पढ़ते हैं कि 0.4 अगर हम इसको ख़त्म करेंगे पॉइंट को 10 के डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसी तरह है कि यानी कि ये एक पॉइंट है ना, अगर इधर दो होते मिसाल 0.04 है तो हम इधर 4 के नीचे क्या कर दें 100 को करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट है यानी कि एक जीरो है, तो इधर हम क्या कर देंगे 10, यानी कि पॉइंट को हमने ख़त्म अगर करना चाहते हैं। इस साइड पे 10 मल्टीप्लाइड करेंगे, इस साइड पे भी 10, इधर 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.444 आगे इस तरह जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे 4x इज इक्वल टू, जब कैलकुलेटर में आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.444, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है कि 4x इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये कंप्लीट है ना, इसको अलग कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे 0 पॉइंट, ये हमने 0 पॉइंट खुद से लगा देना है, मतलब ये जब कटाएंगे तो ऐसे 0 पॉइंट आपने अभी पढ़ा नहीं हुआ है, जैसे जो पढ़ते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आपने इधर करना है प्लस 0.444 आगे ऐसा, क्योंकि हमें सवाल में कह रहा है कि ये जा रहा है तो ऐसे कर देना। अभी हमने क्या करना है 4x है, इधर देखो ये 0.44x, ये हमने इधर किसके बराबर किया था, ये x के बराबर है, तो इधर लगा देंगे x। ये 4x है, इस x को इधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा, नेगेटिव x इज इक्वल टू 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 है, इधर डिवाइड कर देंगे 9, हमारे पास x इज इक्वल टू 4 ओवर 9 आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ जाएगा, नहीं आया तो आप इसको वीडियो को पीछे कर सकते हैं और इस तरह दूसरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। उसके बाद ही फिर इस तरह दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल कहता है 0.37, फिर इसका मतलब ये कि ये जा रहा है, मतलब रुका नहीं है, इधर x इज इक्वल टू 0.37, इधर x इज इक्वल 0.373737 ऐसे जा रहा है। इसमें देखो पॉइंट वही, इसमें दो डिजिट है, ये देखो 0.37, तो इधर 337 डिवाइड बाई 100 करेंगे, इधर मैंने 100 लगा दिया, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई ये जो हमें रकम दिया 0.373737। अब इसके साथ जब 100 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं 37.373737 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 100x है इज इक्वल टू, ये तो 37 है, इसको अलहदा कर देंगे, ये हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू है, 37 को अलहदा कर देंगे और इधर प्लस लगा के 0.37 कर देंगे। अब ये देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर है x के बराबर, तो आप बिना देखे इधर x लगा देना है, अगर आप साइड पे लिख देंगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी एग्जामिनर को, तो आपने साइड पे लिख देना है। तो 100x इज इक्वल टू, ये x है इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा और ये 37, ये क्या हो जाएगा जब इसके साथ मतलब काटेंगे तो ये 99x बच जाएगा इज इक्वल टू 37। तो x इज इक्वल टू, जब 99 है इसको नीचे ले जाएंगे तो 37 डिवाइड बाई 99, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई होगी उम्मीद है। तो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल भी वही सेम है, बस मैं इसको अब बता देता हूँ कि आपने पूरा देख लेना है। 0.21 है, इस तरह फिर बाद दिया हुआ यानी कि फिर बार बार जा रहा है, तो 100x इज इक्वल टू कितना आएगा 21 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितने 2 डिजिट है 21.21, फिर 100 करना है, फिर 100 इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, 121 प्लस वही लगा देंगे 100, जब इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, इधर 100 मल्टीप्लाइड कर देना, तो 100 जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाइड कर लिया, सॉरी इधर मल्टीप्लाइड कर देना है 100 मल्टीप्लाइड x, इधर भी 100x, तो 100x कर दिया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। जब ये आंसर आ गया तो 21 प्लस वही कर देना है 0.2121, क्योंकि हमने इधर 21 एक परफेक्ट वैल्यू है, इसको हमने निकाल लिया है। फिर ये हमारे पास x के बराबर है, हमने इधर x रख लिया, 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x, 100x लिख दिया, फिर ये x से पॉजिटिव इधर ले आएंगे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये 29x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 21, ये 21 है, तो x इज इक्वल 21 डिवाइडेड बाय 99, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर तीसरे करते हैं, उनमें हमसे पूछता है कि जो हमने पीछे शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ी, हमसे पूछता है कि अगर आपने वो सुना है वीडियो तो आपको ये आसानी के साथ समझ आएंगे, कोई इनमें ख़ास चीज़ नहीं है। कहता है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ हुई हैं इधर, तो हमने प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि हमें ये सवाल दिया हुआ है a+4
इज इक्वल ए प्लस 4 ये ब्रैकेट के अंदर जो है प्लस बी दिया हुआ है इज इक्वल टू बी प्लस इंटू 4 प्लस बी आ जाएगा। ये देखो हमें 3 वैल्यू दी हुई हैं, हमने पीछे पढ़ चुके हैं और दरमियान में प्लस है। जब प्लस हो और 3 वैल्यू ए प्लस बी आपने पीछे पढ़ा होगा प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या थी, ये कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। 3 वैल्यू दी हुई हैं, जब 3 वैल्यू दी हुई है हमारे पास एसोसिएटिव, जब 2 दी हुई है फिर क्या होते हैं कम्यूटेटिव। तो 3 वैल्यू दी हुई हैं तो और दरमियान में प्लस है तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आ गई है जी। दूसरा सवाल, इसमें √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। अब इसमें देखो 2 वैल्यू दी हुई हैं, यानी कि a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए है और दरमियान में क्या है प्लस है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है एडिशन के लिहाज से है। इसके बाद तीसरी वैल्यू दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आपने पीछे पढ़ा होगा a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। अगर ये पॉजिटिव के अंदर है तो ये नेगेटिव के अंदर, यानी कि उसका उलट है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। फिर इस तरह चौथा है, ये हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यानी कि a जो है अंदर मल्टीप्लाइड हो, पहले b के साथ, फिर ये प्लस आ गया, फिर a मल्टीप्लाइड हो जाएगा c के साथ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये लेफ्ट इस साइड पे है तो इस साइड पे ये राइट नहीं होगा, ये भूलना मत, इस साइड पे तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दरमियान में अगर प्लस तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिहाज से। तो ये समझ भी आप क्या होगा आपको। उसके बाद है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अभी हमने पीछे पढ़ा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है कि ये जो 0 नहीं है हमारे पास क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, हम लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद छठा सवाल है, स्टूडेंट बोर नहीं होना, इसे आसानी के साथ सीखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस तरह हम सारे सवाल करते जाएंगे, इजीली आप समझते जाएंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद है छठा सवाल, उसके बाद है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे इज इक्वल टू 100 आंसर आ जाएगा। अब ये जो 1 है ये हमारे पास हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ये किसके लिहाज से, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव, तो हम इधर आंसर में लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर एक सवाल आता है कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये देखो 3 वैल्यू दी है, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। पीछे हम पढ़ चुके हैं वो किस चीज़ के लिहाज से थी, वो एडिशन के लिहाज से थी। लेकिन ये क्या है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। लेकिन ये क्या है, ये दरमियान में मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हम लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी स्टूडेंट। उसके बाद है ये वाला सवाल, 8वां सवाल, ये हमें दिया हुआ है a b इज इक्वल टू बी है। ये हमारे पास 2 वैल्यू है तो हम दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, कोई चीज़ ना, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ये आंसर हम लिख देंगे ये स्टूडेंट। उसके बाद है 5वां सवाल, इसमें हम कहते हैं कि नेम द प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। अब देखो हमें ये सवाल दिया हुआ है कि -3 ग्रेटर देन किसी के -1 क्या। अब हमने जो आंसर लाना वो इस चीज़ के बराबर हो, 0 जो ना वो ग्रेटर देन हो 2 के। अब हम क्या चीज़ पुट करेंगे कि इसका आंसर ये है। देखो स्टूडेंट, हम ये पुट करेंगे, -3 है तो +3 करेंगे। अब ये जो साइन है, साइन वही लगा देंगे। -3 है तो +3 करेंगे, दोनों साइड पर +3 करेंगे। तो इन ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन वही साइन आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, -1 है तो ये +3। तो आपको पता है कि जब एक में से 3 का मतलब माइनस करें तो 2 आता है, 2 पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम पॉजिटिव की। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। तो हमने इसमें क्या किया, +3 को, ये हमारे पास हम क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने 3 को क्या किया, प्लस किया है। दूसरा सवाल है, दूसरे में हम कहते हैं कि इफ़ अगर a जो है वो ग्रेटर देन है b से, देन 1/a जो होगा ना, ये साइन चेंज कर लेता है ओवर 1/b के। ये साइन क्यों चेंज करते हैं ये तो हमें पता है, पीछे हम आसानी के साथ पढ़ रहे हैं। ये क्या है, a अगर लेस देन है b से, तो जब 1/a करेंगे तो साइन चेंज होगा 1/b। ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है,
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको हमने उलट किया। जब भी किसी चीज़ को उलट करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। तो हम इधर लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद आते हैं तीसरा सवाल, कहते हैं कि अगर इफ़ ए जो है ना वो लेस देन है, देन ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी जो होगा ना वो क्या होगा, लेस देन होगा बी प्लस ए से। ये कैसे आएगा, इसमें हमें सिर्फ आइडेंटिटी के बारे में बताना है। तो देखो स्टूडेंट, ए प्लस बी क्या है, इधर भी ए प्लस बी क्या है, ये वाली वैल्यू तो इसके साथ भी प्लस सी किया है, इसके साथ भी प्लस सी किया, तो हमने क्या किया, प्लस को, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। क्यों एडिटिव, क्या कहते हैं, ऐड करना, हमने किसको ऐड किया, सी को ऐड किया, हमारे पास क्या आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आ जाएगा चौथा सवाल, इसमें भी वही कहता है कि अगर ये सवाल दिया गया ए जो है ना ए सी लेस देन है बी सी से, और सी जो है ना वो ग्रेटर देन है 0 से, देन ए जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो लेस होगा बी से। इसमें देखो स्टूडेंट, वो क्या कहता है कि ये चीज़ दी हुई है, कहता है कि ये जब बनती है तो इसमें प्रॉपर्टी का बारे तो बताओ क्या होता है। ये मैं स्टूडेंट आपको बताता हूँ कि ये ऐसे है, ए सी जो है ना ये लेस देन है बी सी से। इसमें कहता है कि अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी सी, वही चीज़ आ जाएगी। अब हमने इनमें क्या किया, इन दोनों को कैंसिल किया, हम क्या कह सकते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है तो हम इस तरह कह सकते हैं, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बस ये हमारा आंसर है जी स्टूडेंट। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है पांचवा सवाल, कहता है कि अगर ए सी है वो लेस देन है बी सी से, एंड जो सी है वो ग्रेटर देन लेस देन है 0 से, देन हमारे पास ये फॉर्म बन जाता है, ये बन जाता है। ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें भी वही है कि हमने इन दोनों को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। वही कंसुलेशन प्रॉपर्टी है किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, वही आंसर है इसका। हम लिखते हैं कंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ किस चीज़ की, मल्टीप्लिकेशन की। उसके बाद है छठा सवाल, इसमें कहता है कि इधर अगर ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से, या आर का इसका मतलब है या आर, और तो बी जो है ना वो इज इक्वल टू ए जो है ना वो बी के है, या देखो वही चीज़ आ गई, या बी जो है ना वो ग्रेटर देन ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से। दोबारा पढ़ लेते हैं सवाल को, कहता है कि इधर आर ए जो है ना वो ग्रेटर देन है बी से, या ये भी हो सकता है कि ए बराबर है बी के, या ये भी हो सकता है कि ए जो है ना वो बड़ा है बी से, ए बड़ा भी है। ये भी हो सकता है कि इधर होगा ए छोटा, ए अगर इधर बड़ा है तो ए छोटा भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब ये प्रॉपर्टी हो तो हम कह सकते हैं ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। तो आपने आंसर क्या लिख देना है, बस आपने सिंपल आंसर लिख देना है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ सवाल आ जाते हैं, छठा सवाल आ जाता है। इसमें कहता है इंसर्ट 2 रियल नंबर के बारे में बताना है, कौन से बताना है। ये बहुत ही इजी सवाल है, डरना नहीं है सवाल को देखें। यह हमें दिया है सवाल 1/3 और क्या दिया होगा 1/4 दिया हुआ है। अभी हमने इनके दरमियान क्या करनी है, एवरेज मालूम करनी है। क्या करनी है, एवरेज मालूम करने का तरीका यह है कि 1/3 दरमियान क्या कर देंगे, प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे 1/4। इनका एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का जब एलसीएम लेते हैं ये क्या आता है हमारे पास 12 आंसर आता है। 12 एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम क्या ले लिया 12। जब 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। हमने इधर 4 पुट कर देना, क्योंकि 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे वही 4 आएगा। प्लस कर देंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 4 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 12। बस ये हमारे पास आंसर। लेकिन ये थोड़ा सा करना है कि एवरेज आप किसी भी दो चीज़ों के दरमियान लेते हैं। मिसाल के तौर पे a + b कहते हैं कि इसकी एवरेज है, तो हम a + b डिवाइडेड बाई 2 भी करते हैं। तो इसीलिए 1/2 यानी कि इसको डिवाइड 2 भी ज़रूर करना है। एवरेज लिया है किसी चीज़ की, तो इसीलिए 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे। ये 7 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 7 आ जाएगा। जब 12 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब इनके क्या लेवल एवरेज 2 तरह की लेनी है, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये दो चीज़ें, दो वैल्यू 1/3 है और 1/4। जब इन दोनों के एवरेज लिए हमारे पास आंसर है मिसाल के तौर पे 7 डिवाइडेड बाई 24 है। अब ये तो आ गया। अब इनके बाद दूसरी भी एवरेज लेनी है, मिसाल के तौर इससे और इन दोनों के दरमियान भी कोई एवरेज आ जाएगी इधर, तो सेकेंड एवरेज भी लेनी है। तो ये कर देंगे, ये जो 7 है 7/24 प्लस कर देंगे 1/4
4 कर देंगे। तो इसको जब प्लस करेंगे वही वाला फार्मूला लगा देंगे। हमने सबसे पहले एलसीएम करना है, इसका जो एलसीएम लगाएंगे 24 आएगा, तो 24 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर ऊपर 7 है, 1 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7, प्लस कर देंगे। उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे 24 के ऊपर, आंसर क्या आ जाएगा 6। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13 डिवाइड बाई 24। उसके बाद क्योंकि हमने एवरेज मालूम करनी है तो एवरेज किसी भी चीज़ का एवरेज दोनों को प्लस कर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ज़रूरी है। तो इधर 13 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे। ये 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर 13 आ जाएगा, और 24 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बस ये आपका सवाल हल हो गया जी स्टूडेंट। उसके बाद है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कहता है कि 3 और 4 वो चीज़ मालूम करनी है, फर्स्ट एवरेज मालूम करनी है। इन दोनों को प्लस कर दिया, जब प्लस कर दिया अभी इसमें तो कोई एलसीएम वगैरह नहीं है, बस सिंपल एवरेज निकाले। मैंने आपको बताया कि किसी भी दो चीज़ों के एवरेज निकालते डिवाइडेड बाई 2 भी करते हैं। तो 7 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 2 ये आंसर आ जाएगा। अब फिर सेकंड करनी है, सेकंड एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया अगर इन दोनों के दरमियान में एवरेज मालूम करना है तो आंसर 7 और 2 आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान भी एवरेज मालूम कर सकते हैं, इधर कोई एवरेज हो जाएगा तो इन दोनों के दरमियान एवरेज मालूम करें। 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या चेक करेंगे 4। तो अब इधर एलसीएम हो सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 एलसीएम आया तो इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। 1 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर इधर क्या आ जाएगा 7। इधर प्लस, इधर कुछ भी नहीं है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। अब वही वाला 1/2 मैंने आपको जिस तरह एवरेज के बारे में बताया, तो इधर 1/2 लगा देंगे। 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास बस आंसर आ गया। पहले फर्स्ट वाला मालूम किया, फिर हमने सेकंड वाला मालूम किया, ये हमारे पास 2 आंसर आ गए। अभी आखिरी सवाल है तीसरा इस पार्ट का। तो 4 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे और 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, वही सेम तरीका, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एलसीएम 5 आ गया। अब 5 जब एलसीएम आ जाएगा तो ये हमारे पास 4 प्लस क्या कर देंगे 3, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही 3 आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड क्या करेंगे वही एवरेज 1/2। अब इनका फिर वही 7 को देखो इसके साथ मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे क्या आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद सेकंड एवरेज मालूम करनी है। सेकंड एवरेज 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, वही वाला मिसाल के तौर पे पहले ये वाली एवरेज आई है तो इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जिसके साथ एक के साथ करना है। तो जो आंसर है उसको मैंने इसके साथ कर दिया 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। अब इनका फिर एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकाल लेंगे तो एलसीएम इनका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब वही 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस, अब 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10। अब वही एवरेज है, मैंने आपको बताया प्लस b डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि ये एवरेज है, किसी भी चीज़ की एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2 भी करते हैं। तो 1/2 मैंने इधर लगा दिया, 15 आंसर आएगा। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा 20। तो 15 डिवाइडेड बाय 20 ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़।